अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। पांडे जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, अपना बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आप अपना तारुफ करवाएं हमारे नाजरीन को और बताएं कि आप कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो नमस्कार सबको। मैं बनारस से हूँ। बनारस आपने कभी शायद पिक्चरों में देखा होगा। बनारस के नाम पे बहुत गाने होते हैं, पान से लेके बनारसी साड़ी साड़ी तक, हाँ? ऐसा ही है। तो मैं बनारस से हूँ और मैंने लगभग 10 साल पहले इंडिया छोड़ा था अच्छा। अपने पढ़ाई के सिलसिले में ही। और मैं पहले ताइवान गया, वहाँ मैंने पीएचडी किया और 6.5 साल लगभग मैं वहाँ रहा हूँ। और बीच बीच में मैं बहुत सारे और कंट्रीज जैसे यूएसए, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब छोटी छोटी कंट्रीज में भी टाइम स्टडीज के सिलसिले में या वैसे ही? स्टडीज के सिलसिले में ही जाता आता रहा हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं रहा कहीं भी, ताइवान में ज़्यादा समय गुजारा मैंने। और अभी मैं इटली में रिसर्च साइंटिस्ट यानी पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन पे हूँ लास्ट 2.5-3 साल से। अच्छा, तो अगर हम आपकी शुरुआत से जर्नी स्टार्ट करें कि आपने इंडिया में अपनी तालीम कहाँ तक हासिल की और फिर आप ताइवान कब गए और कैसे गए, आप हमें बता। तो एक यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो बहुत ही पुरानी है। शायद भारत में 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आज़ादी के पहले की बनी हुई हैं। तो उसमें एक यूनिवर्सिटी है बहुत पॉपुलर, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और शायद एशिया की शायद सबसे बड़ी और वर्ल्ड की 4th नंबर पे साइज वाइज बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। तो उसमें मैंने बैचलर्स डिग्री BSc साइंस से और मैंने मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको वहाँ पे MSc टेक बोलते हैं, 3 साल का होता है, वो मैंने जियो फिजिक्स से किया था। फिर आपने ताइवान में कैसे एडमिशन लिया है? तो वही जो मैंने कुछ अमेरिका के एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया था। और ये एग्ज़ाम कोई भी कर सकता है, आपको पता है। अभी तो शायद रूल्स भी चेंज हो गए हैं। आजकल टॉफेल ही बस रह गया है। GRE पहले एक होता था, वो थोड़ा टफ होता था। अब तो केवल आप टॉफेल एग्ज़ाम जो होता है ना, TOEFL। हालांकि और कंट्रीज और भी एग्ज़ाम कराते हैं, जैसे IELTS हो गया जो ब्रिटेन कराती है, और कुछ और भी है। लेकिन अगर आपने एक भी कर लिया है ना, टॉफिल कर लिया या IELTS किया, तो वो सारे जगह इक्विवेलेंट होता है। अब वीज़ा प्रोसेस पे आते हैं कि वीज़ा प्रोसेस कैसे हुआ उसके बाद। अच्छा, तो आप कहीं भी अगर एडमिशन पा जाओ फॉरेन में, तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं आपके वीज़ा दिलवाने को। तो वो डायरेक्टली तो नहीं दिला सकती हैं आपके कंट्री में जाके, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो एक कोई असिस्टेंट होता है उनका, एक हर डिपार्टमेंट का एक असिस्टेंट होता है जो फॉरेनर्स के हेल्प के लिए ही होता है। तो वो आपको पहले उससे ईमेल शुरू करवाएंगे जी। तो आप जो भी आपको डाउट्स होती हो कुछ भी, पहले तो पूछो, और वो खुद ही आपको टाइम टाइम पे बकायदा बहुत अच्छे से लिखा होगा। यहाँ इटली में भी ऐसा हर जगह हर जगह। तो वो बकायदा एक एक लाइन लिखा हुआ है कि आप यहाँ जाओ, आपको ये करो, आपको हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट बना के भेजा है, इसको एम्बेसी में दिखाओ। मतलब वो इतना अच्छे से आपको डिटेल बताएंगे ना कि आपको लगेगा जैसे कुछ करना नहीं है। ठीक है, चले जो जो इस सारी बात का जो मेन पॉइंट है, अगर एक लड़का या लड़की इस वक्त पाकिस्तान में या इंडिया में बैठी हुई है, उसने FA किया हुआ है, FSC की हुई है या मास्टर्स किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, उसने इटली की बोलोनिया यूनिवर्सिटी में या नापोली यूनिवर्सिटी में या रोमा यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, अगर वो आज कैसे करा सकते? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं कहूँगा ऐसे लोगों को कि पहले तो आप कुछ समय निकालो, आधा घंटा 1 घंटा दिन का, और बैठ के ऐसे ही गूगल पे सर्च करो विच आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन योर फील्ड। वो इटली में हो चाहे कहीं भी हो, अब आप ऐसे ढूंढोगे तो आपको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे कि ये डिपार्टमेंट, जैसे आप मान लो आप साइकेट्रिस्ट बनना चाहते हो, तो कहाँ साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की ट्रेनिंग की आपकी पढ़ाई चल रही है, तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। आपने जब ढूंढ लिया तो फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो, क्या मांग रहा है। वो टॉफेल भी हो सकता है, वो हो सकता है कि कई बार टॉफेल नहीं भी लेते, वो सिंपली आपसे इंटरव्यू करके भी ले लेंगे अगर उनके पास कम कैंडिडेट है। तो ये फ्लैक्सिबिलिटी होती है। तो ये पहले आपको कुछ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, एक अच्छी चीज़ मैं बोलूँ, आपको घबराने की बात नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि साइट पे क्या लिखा है या ये क्या है क्या नहीं है। फॉरेन में बहुत ही अच्छी सिस्टम होती है, जो भी आप उनसे ईमेल वहाँ पे लिखा होता है, जनरली आप जो भी पूछेंगे वो ऑलमोस्ट डेली आपको रिप्लाई दे देंगे।
तो उसमें बिल्कुल घबराना नहीं है कि मैं कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, आप उस कंट्री के लोगों को आप साइट ढूंढेंगे ना डिपार्टमेंट की, तो उसमें पक्का आपको कोई इंडियन, पाकिस्तानी ऐसे लोग मिलेंगे, आप उनसे डायरेक्ट बात करो। बात करो, ईमेल करो, व्हाट्सएप में जुड़ जाओ। और वो लोग, मेरे साथ भी बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, हम लोग हेल्प करते हैं कि बताओ ऐसे आ सकते हो, ये कर सकते हो, तो वो काम कर जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बस एक बार मूड बना लीजिए आप, और एग्जाम आप प्रोसेस फॉलो करिए सिंपली। आपको ज़्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा चल रहा है स्टेप, एक एक स्टेप आप फॉलो करते जाइए। और एक बार एडमिशन हो गया और आप आ गए, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली एक स्कॉलरशिप भी मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि जो हमारे वहाँ स्टूडेंट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान में, उनकी जो वैसे आम नॉर्मली वहाँ पे एजेंट्स बैठे हुए होते हैं, कंसल्टेंट्स बैठे हुए होते हैं, जो स्टडीज़ वीज़ा डन बेस पे और वगैरह वगैरह उस पे लगा रहे होते हैं। जैसे वो 100 बच्चों के पैसे ले लेते हैं और अपने सिस्टम में उसको उनके डॉक्यूमेंट्स डाल देते हैं, 10 के निकल आते हैं, 90 के पैसे वो खा जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना? पहली बात तो मैं कहूँगा, ये सब चीज़ें आपका कोई एजेंट नहीं करा सकता, क्योंकि देखिए ये एजुकेशन है, ये जॉब नहीं है। जॉब में आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो किसी तरह से, किसी कंट्री में जाने। हमारे वहाँ ना ऐसे बहुत सारे केस हैं, जो बच्चे पैसे दे देते हैं, लाख 1.5 लाख दे देंगे, वो क्या करेंगे, जैसे आपने बताया कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपने लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो कंसल्टेंट सिर्फ वही कर रहा है जो काम आपने घर में बैठ के कर लेना है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वो काम आपने घर में बैठ के कर लेना है, लेकिन वो अपने ऑफिस में बैठ के करेगा, आपसे लाख 1.5 लाख लेगा, और अगर वो रिजेक्ट हो गया, वो आपका वैसे ही हो जाना है अगर होना है तो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं है या कोई और मसला है तो वो वैसे ही हो जाएगा। तो वो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पहली बात तो आप जान लें, मैं इतने साल, मुझे 10 साल हो गया फॉरेन में रहते, मेरी पढ़ाई भी यहीं से है और जॉब भी है। कहीं भी घूस नहीं चलता विदेशों में, ठीक है? जॉब में चलता होगा, पढ़ाई में नहीं चलता है, एडमिशन्स में नहीं चलते, बिल्कुल भी नहीं। तो आप अगर सोचेंगे कि किसी भी तरह से ये पर्टिकुलर एजेंट करा देगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। वो एजेंट भी शायद, जैसा आपने बोला है कि वो फॉर्म भर देगा, वही फॉर्म जो आप खुद से भी पता करके भर सकते हो। अब फॉरेन के फॉर्म्स बहुत ईजी होते हैं जी। हमारे इंडिया में फॉर्म भरो 10-10 पेज के फॉर्म, समझ ही नहीं आता है इसमें क्या लिखना है। वहाँ के फॉर्म मुश्किल से 1 पेज होते हैं, सिंपल इंफॉर्मेशन होती है, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, कोई टफ नहीं है। मैं तो कहूँगा आप लोग मोबाइल चलाते हो, वो ज्यादा टफ है, ऐसा ही। उनके फॉर्म बहुत ईजी होते हैं। इनफैक्ट मैं तो अपनी डिग्री नहीं लाया, मैं डिग्री भी मेरी इंडिया में पड़ी हुई है, लेकिन मैं ऑनलाइन केवल उन लोगों को दिखा दिया, एक बार हो गया। तो इतना फॉरेन में वो डिग्री के पीछे या बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन के भी पीछे नहीं भागती वो, बल्कि ज्यादा सिंपल सिस्टम है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही खोलो, देखो, समझो, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा 1 रुपया नहीं लगाने की जरूरत है। अगर एजेंट की आपको जरूरत भी है तो आप केवल जब सब कुछ हो जाए तो आपको क्विक वीजा चाहिए, आपको बार बार उस सिटी में अप डाउन नहीं करना है, तो आप कर सकते हो, फिर भी आपको 1-2 बार करना ही पड़ेगा। जो डॉक्टर साहब का कहने का ये मतलब है कि जो एडमिशन है वो आपने अपने दम पे करना है। वो अगर आप कंसल्टेंट को भी देंगे तब भी वो आपके अगर डॉक्यूमेंट्स में जान होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होंगे, प्रॉपर उनको अरेंज किया जाएगा और अच्छी तरह प्रेजेंट किया जाएगा, तब ही वो हो सकता है। बाकी वीज़ा के लिए आप कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। पांडे जी, आप मुझे ये बताएं कि जो इटली है, ये चले एडमिशन हो गया किसी का, कोई आ भी जाएगा, ये स्टूडेंट्स के लिए कैसा है? यहाँ पे अखराजात कितने हैं? यहाँ पे रूम रेंट वगैरह वगैरह जो स्टूडेंट्स को अमूमन मुश्किलात होती हैं। मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ यहाँ पे, आप स्टूडेंट्स रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अरसे से, तो ये कैसा है ताइवान के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में? आप इसको कहाँ रेट करते स्टूडेंट्स के लिए? पहली बात तो मैं कहूँगा कि मैंने बहुत सी कंट्रीज देखा है और अभी तक में मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा अगर एजुकेशन के मामले में कोई कंट्री है, क्योंकि मैं तो क्लासेस भी देखता रहता हूँ यहाँ पे, मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट भी हैं, तो इन लोगों की एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा है कि जो सबसे टफ पार्ट हम लोग को पढ़ाया जाता था, ऐसे जैसे कि वो मतलब एक्सेप्शनली टफ पार्ट है, वो इन लोग के लिए बेसिक्स है। अच्छा, वाकई। तो मुझे लगता है कि यार
इससे अच्छा क्या एजुकेशन किसी को मिल सकता है इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को, कि आप वो चीज़ों को पहले पढ़ रहे हो जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ें मानी जाती हैं, सही। वो इनके लिए बच्चों की चीज़ें हैं। जैसे आप डॉक्टर साहब आपकी बात काट रहा हूँ, जब मैं मैट्रिक में था ना तो हमें फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जाती थी, मैंने कंप्यूटर रखा हुआ था। फ्लॉपी डिस्क आज से 50 साल पहले एक्सपायर हो गया, उसमें 23 KB डाटा आता था। 23 KB की आज 23 KB को कोई सुनता भी नहीं है, ठीक है। तो हमें तब फ्लॉपी डिस्क और रोलर जो होता है माउस जिसमें रोलर लगा हुआ होता है वो पढ़ाया जाता था, और उनका हमारे लेना देना ही नहीं है। हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं आज मोबाइल, ये उससे करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर है, और हमें वो रोल बॉल और फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जा रही थी। उसका प्रॉब्लम है कि एजुकेशन सिस्टम टाइम के हिसाब से जैसे चेंज होना चाहिए उतनी तेज से नहीं हो पा रहा है जी। और मैं तो कहूँगा कि आप लकी होंगे अगर आपको फॉरेन से एजुकेशन मिले। आपने देखा भी होगा कि आप फॉरेन से जो लोग एजुकेट हो जाते हैं तो उनको आपके कंट्री में भी अच्छे से जॉब मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि वो ट्रस्ट होता है कि वो फॉरेन से अगर कमज़ोर स्टूडेंट भी कैसे कैसे भी फॉरेन पहुंच गया तो वो कम से कम एजुकेशन लेवल उसका कुछ तो सुधर गया होगा। और एक और चीज़ अच्छी चीज़ है फॉरेन में ये कि मैं बताना चाहूँ, जैसे अपने यहाँ फेल होने का बहुत डर होता है ना, कॉलेज में भी स्कूल में भी कि फेल हो जाऊँगा। फॉरेन में मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है इतने साल के एक्सपीरियंस से, भले ही वो दिखाएं कि आपको 70% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 90% चाहिए, लेकिन इन जनरल उनका एम ये होता है कि जो भी आया है इसको मुझे पास करना है। अच्छा। और अगर आपने फेल भी कर गए किसी सब्जेक्ट में तो वो आपको बैठा के 10 मिनट में कुछ ऐसे बातचीत पूछ के भी पास कर सकते हैं है ना। कई बार तो वो अटेंडेंस देख के आपके पास कर देंगे, तो उनको यहाँ फेल होने का डर नहीं होता, तो आपको सीखने का भी मन करता है कि फेल होने का डर नहीं है, चलो मैं सीखता हूँ। और डॉक्टर साहब बाकी जो मामला मैंने बताया कि आपके एक्सपेंसिव कैसे कवर होते हैं। हाँ यस सॉरी मैं उस पर आ रहा था। तो एक्सपेंसेस की मैं बात करूँ तो जनरली जो भी लोग फॉरेन से आते हैं, जैसे मैंने बोला कि टॉफल के थ्रू आ रहे हैं या पर्टिकुलर कोई एग्जाम देके या इंटरव्यू देके आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चाहे वो बैचलर्स हो, मास्टर्स हो या पीएचडी ही हो क्यों ना हो, आपको एक फिक्स अमाउंट जरूर मिलेगा स्कॉलरशिप के लिए, मतलब हर महीने, और वो तब तक रहेगा जब तक आपका पूरा स्टडी चलेगा। और वो अमाउंट आमतौर पे सिटी वाइज वेरी भी करता है, कंट्री वाइज भी वेरी करता है, लेकिन वो इतना होता है कि आप खाने का पूरा बिल दे सकते हो, चाहे कितना भी महंगा खाओ, आप रह सकते हो ठीक ठाक स्थिति में, और कम से कम साल में एक बार अपने कंट्री जा भी सकते हो। और ये सब स्टूडेंट्स के लिए होगा या सिलेक्टिव होंगे? सारे सब स्टूडेंट्स सारे सिर्फ गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उसमें, या जनरली फॉरेन में आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत कम ही दिखेंगी। यहाँ बोलोनिया में बोलोनिया में भी बहुत कम है, ज़्यादातर गवर्नमेंट ही मिलेंगी। अच्छा। क्योंकि क्योंकि फॉरेन में आबादी ज़्यादा नहीं है, तो इस हिसाब से उनके पास जो यूनिवर्सिटी है वो सफिशिएंट होती हैं। अच्छा। इंडिया में या पाकिस्तान में आपको ज़्यादातर 90% प्राइवेट इसलिए दिखती हैं क्योंकि आबादी ज़्यादा है, आबादी, तो इसलिए ज़्यादा चांस है कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी फॉरेन में। सही। डॉक्टर साहब ये तो पढ़ाई की बातें होगी, और अगर इसके बाद जॉब, अगर उसी पढ़ाई की बदौलत किसी ने जॉब हासिल करनी हो अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट हैं, तो ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो जैसे मान लीजिए आपने कोई डिग्री किया, आप जैसे इंजीनियरिंग किया या मेडिकल किया या पीएचडी किया या कोई भी बैचलर्स की डिग्री क्यों नहीं किया, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि फॉरेन में ही जॉब करो आप, तो पहले तो आपको, अगर मान लीजिए आपके पास तुरंत जॉब नहीं भी लग रही है, तो आपको 1 साल तक इजीली आप रह सकते हो, है ना। वो जॉब सीकिंग आप दिखा सकते हो यहाँ से, और उस विद इन दैट ईयर आप लोगों से मिल सकते हो। जनरली तो ये होता है कि जो प्रोफेसर जिसके अंडर आपने मास्टर्स या पीएचडी किया है वो खुद ही आपको ऑफर दे देते हैं। अगर नहीं भी दिया तो आपके पास बहुत से लोग होते हैं। आप फॉरेन में जॉब को लेके उतनी प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैक्सिमम 1-2 महीने ही घर बैठने पड़ेंगे, अगर ज़्यादा हुआ तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिला कोई सेटिस्फैक्ट्री जॉब, तो आपको कम से कम टेम्परेरी बेस पे कुछ ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स जरूर मिल जाएंगे कि आप कम से कम अपना खाना पीना और ये सब का टेंशन नहीं लोगे। तो पार्ट टाइम जॉब्स आप जान ही रहे हो, आप तो यहीं पे हो कि कुछ घंटे भी काम करके आदमी अपना खर्चा निकाल सकता है, तो घर वालों से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो बहुत लोगों को यहाँ जानता हूँ जो 4-4, 5-5 साल से हैं, जिनको सेटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं लगी, तो वो आज भी पार्ट टाइम से उतना कमा ही लेते हैं। अच्छा। कि अपने घर वालों को भी हेल्प कर पाए।
और हाँ, फिर बाद में लग भी गई है बहुत लोगों की, मैं जानता हूँ, अच्छी जॉब लगी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि फॉरेन में जैसे रिसर्च पढ़ाई से संबंधित अगर जॉब है, तो आपको फिर वो जो भी प्रोसेस होता है, जैसे प्रोफेसरों से मिलना होता है या बातचीत करना होता है, या प्रोफेसर्स जो जॉब के बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं। जैसे मैंने पाया था, एक मेट्रोलॉजी से रिलेटेड पोर्टल है मेट जॉब्स। उसी तरह अलग अलग फील्ड के अलग अलग पोर्टल होते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, वैसे गूगल पे भी लिखोगे तो मिल जाएगा। तो सारे प्रोफेसर चाहे किसी भी कंट्री के हों, अगर उनके पास कोई जॉब है तो वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइज करते हैं। जैसे अगर अगर बिजनेस से रिलेटेड जॉब्स हैं, फैक्ट्रीज हैं या कहीं, तो वो जैसे बहुत सारी और भी साइट्स हैं, लिंक्डइन हो गया या कुछ ऐसे, कहीं ना कहीं आपको इस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहिए, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत से साइट हैं जो सारी जॉब को मर्ज करके एक जगह दिखाते हैं। आप उनमें देखिए कि आप क्या क्या चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, और अगर थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे मैच नहीं भी करता है, फिर भी कोशिश करें, क्योंकि फॉरेन में ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली मैच करोगे तो ही लेंगे। असल में डॉक्टर साहब हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा मसला इसलिए भी पैदा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद रिसर्च या मोबाइल को टिकटॉक के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उससे वो रिसर्च नहीं करते कि यार मैं अपने फील्ड में कहाँ जा सकता हूँ इससे, क्योंकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सब हर एक चीज़ यूट्यूब पे मौजूद है, हर एक चीज़ गूगल पे मौजूद है, आप कुछ भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। वो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि एजेंट के पास जाएंगे और सो जाएंगे, डॉक्यूमेंट देके सो गए, बस अब वो खुद ही करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, हेड बनना अच्छी बात नहीं होती कि जो सब लोग कर रहे हैं मैं भी करूँगा, है ना। जैसे मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरे खानदान में किसी ने पीएचडी नहीं किया आज तक, किसी को पता भी नहीं कि कैसे करते थे, और किसी को ये भी नहीं पता है कि फॉरेन जाते कैसे हैं, कभी कोई गया ही नहीं। तो बस मैंने वो चीज़ सोचा और उसी पे मैं डटा रहा, कई साल तक मैंने कोशिश की, पैसे जुटाए, है ना। तो अगर आप कोई लक्ष्य बना लो तो ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, आप शॉर्टकट से जाओगे तो फिर वो शॉर्टकट लाइफ ही जी पाओगे, है ना। कुछ अगर बड़ा करना है, कुछ ऐसी चीज जैसे मैं जो कर रहा हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अगर आपको कुछ करना है ऐसा, तो पहले तो अपने आप पे विश्वास करना सीखो, शॉर्टकट ना अपनाओ, मैं तो ये कहूँगा। और जहाँ तक मोबाइल की बात की है, तो देखिए मोबाइल में मैं भी बहुत यूज करता था, मैं तो हमेशा फेसबुक पे रहता था, लेकिन कितने घंटे रहोगे आप, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे यूज करते करते आदमी बोर हो जाता है। तो उसमें आप एक नियम, एक छोटा सा टाइम टेबल बना लो कि चलो मैं 1 घंटा बस नहीं यूज करूंगा, इस 1 घंटा में केवल जॉब सर्च कर रहा हूँ या उससे संबंधित जानकारी जुटा रहा हूँ। 1 घंटा तो हम दे ही सकते हैं, ऐसे ही और वो आपकी जिंदगी बदल देगा। ऐसे ही। लेकिन उस 1 घंटे में आप बाकी कुछ ना करो। अरे भैया इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया है, हमें आपके टाइम का बहुत अंदाजा है कि आपने अभी काम पे भी जाना होगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बेस्ट ऑफ लक, और जो भी आपने सोचा है वो जरूर पूरा होगा। बस अपने पे विश्वास रखें, और ज़्यादा सबकी सुनने की जरूरत नहीं है, जो मन में आए उस पर लगे रहे। ऐसे ही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपने धन्यवाद। बहुत कीमती इंफॉर्मेशन दी हमारे स्टूडेंट्स को। धन्यवाद धन्यवाद। ओके मैम, बाय बाय। बाय बाय।